70s में नेशनलाइज हो गए थे पाकिस्तान के तालीमी इदारे। इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है जो थ्योरी जो थी, जो कॉन्सेप्ट था कि क्यों होने चाहिए, वो जैसे कनाडा में और बहुत सारे उसमें जो यूके में और बहुत सारी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे भी बड़े सक्सेसफुल तालीमी इदारे चल रहे हैं जो कि सरकारी सतह पे चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तजर्बा नाकाम हो गया। आप क्या समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअली वो कॉन्सेप्ट गलत था या उसकी इम्प्लीमेंटेशन गलत थी? देखिए, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं था। हम्म, जो भी सोशलिस्ट सोसाइटी है, जी उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो ऐसे मदीना की रियासत की भी जब बात करते हैं तो स्टेट की जिम्मेदारियों में ये चीजें शामिल करते हैं। जी तो बिल्कुल। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एजुकेशन भी दे और इकोनॉमी को भी रन करे और इंस्टीट्यूशन को भी रन करे। उसी सोशलिस्ट मूवमेंट के, क्योंकि भुट्टो साहब जो है वो उससे इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने चाइना मॉडल लेके इस चीज को कोशिश किया कि उसी तरीके से हम एक पैटर्न, उसी पैटर्न पे हम पाकिस्तान में सिस्टम लेके आए। जी लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए जो अफरादी कुव्वत थी वो तैयार नहीं थी। वो ओके। अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी और तैयार उसकी नहीं वजह है। ये है कि आप ये देखते हैं कि हर वो इदारा जो गवर्नमेंट के सेक्टर में है वो फ्लॉप होता है। जी चाहे वो बिल्कुल। पीआईए हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, कोई भी इदारा जो गवर्नमेंट रन करती है वो फेल हो जाता है। वजह हम्म, क्या है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को अंदाजा ही नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी और उनका जो रोल है इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका आपस में कोई तल्लक है और उनका नेशनल इकोनॉमी से कोई तल्लक है। हम्म, अ, वो समझते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी नौकरी देना और हमें नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी के रिजल्ट में अगर पीआईए तबाह होती है तो होती है। तो ये जो अप्रोच थी, मेंटल अप्रोच और ट्रेनिंग टू जी रन द बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस, ये नहीं हम्म, थी। हम्म, इसकी एब्सेंस में वो जो 70s में एक्शन किए गए नेशनलाइजेशन वाले, वो सारे गलत साबित हुए, बल्कि मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस डिसीजन से, हम्म, जो कि डिसीजन इटसेल्फ गलत नहीं था, हम्म। बट द वे तो इट वाज तालीमी इदारे इम्प्लीमेंटेड। तो खैर प्रॉफिटेबल नहीं होते, तालिबे इरादे तो मकसद यही होता है कि पब्लिक सर्विस है, लेकिन उसमें जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, जैसे कनाडा में देखें कि बोर्ड ट्रस्टीज इलेक्शन होते हैं, बाकायदा काउंसलर के बराबर उनको वोट मिलते हैं और उनकी बाकायदा मीटिंग होती है। वो जो आप सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना था ब्यूरोक्रेसी की बजाय, उसको एजुकेशनिस्ट नहीं आएगा जिसको कि हम करिकुलम को रिवाइज करें और हर चीज को करें। तो आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली तो ठीक थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुए, तो देखिए, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं एक आते चीज है हमारे पाकिस्तान के। और कास्ट को मैनेज करना एक चीज है, कि जी जी हमें कितनी मिनिमम कास्ट लगानी है इस एक इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। जी। अगर एक इंस्टीट्यूशन में आपने 8-10 टीचर भर्ती कर लिए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी और 8-10 स्टाफ मेंबर भर्ती कर लिए जिनकी जरूरत नहीं थी, तो वो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक मॉडल फेल हो जाएगा। वो चाहे जी प्रॉफिट के लिए बेशक नहीं था, जी लेकिन जी। आपका रिसोर्सेज इतना जब ड्रेन होते जाएंगे तो वो गवर्नमेंट को खुद एक्शन में आना पड़ेगा, उसी को बंद हम्म, करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा। ठीक है। तो इसी के साथ 70s की बात करते हैं हम, तो उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस का जो है ना एक बड़ा दौर था, और वो हम पाकिस्तान में दौर नहीं था। तो जितने भी एक रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, क्योंकि भुट्टो साहब एक पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से आए, पार्लियामेंट जो है हमारी है, लेकिन वो हाफ एक जो थे ना वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। और जो जहाँ पे सोशलिस्ट कंट्रीज और जहाँ पे भी इनकलाब आया, वहां पे स्टूडेंट्स ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया। ना सिर्फ एक्टिव रोल किया, तो बहुत सारे मुल्कों में तो आर्म्ड स्ट्रगल भी हुई, जिसमें कि गुरिल्ला वार भी हुई है, वो उन्होंने उन्होंने छापामार कार्रवाइयां भी की हैं, वो अंडरग्राउंड भी उन्होंने काम किया है। और उनका जारी बात है कि जो पागलपन होता है, जुनून कह लें आप उसको, ये नजरियाती, वो 18-20 साल का बच्चा ही कर सकता है। 50 साल का बूढ़ा जो है ना वो गन उठा के नहीं भाग सकता। तो जो स्टूडेंट यूनियंस थी वो बहुत स्ट्रांग थी। आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का जो रोल था वो उस वक्त उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान में नेगेटिव किया या उसका पॉजिटिव रोल अदा किया उन्होंने? इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से ही स्टूडेंट यूनियन एक्टिव हो चुकी हुई थी। जी बिल्कुल, मुस्लिम और स्टूडेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान थी और वो थी। बनने में स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। हम्म, पाकिस्तान बनने के बाद जो स्टूडेंट एसोसिएशन बनी और उसमें जो एक्टिव रोल जिन्होंने प्ले किया भुट्टो साहब के आने से पहले, हम्म, उसमें इस्लामी जमीयत तलबा का बड़ा नाम रहा। जी जमीयत बिल्कुल। ने बड़ा होल्ड किया और जमीयत ने बड़ा नाम कमाया। 1947 के फौरन बाद से जमीयत का स्टार्ट हुआ और भुट्टो साहब के पहुंचने तक जमीयत जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी थी तालीमी इदारों के अंदर। हम्म, भुट्टो साहब जब लेके आए तो जब आए तो उन्होंने क्योंकि पूरा एक सिस्टम लेके आना था और वो ही वांटेड के उनका जो इम्पैक्ट है दैट शुड बी एवरीवेयर।
और उसमें किसानों की ऑर्गेनाइजेशन भी बननी चाहिए, मजदूरों की बनना चाहिए, तालिब इल्मों की भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। तो उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन को भी एनकरेज किया और स्टूडेंट्स जो बहुत एक्टिव हुए उस दौरान में। और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन पीएसएफ, मैं भी कुछ देर उनके साथ रहा। पीएसएफ ने बड़ा अच्छा देखें उस जमाने में जो पीएसएफ थी, आई रिमेम्बर बिकॉज वी वर ए पार्ट ऑफ दैट नाउ। जी, जी। उन्होंने उस वक्त जो फिक्री तामीर थी हुँ, हुँ। उन तालिब इल्मों की जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उस वक्त, जी, उस पे जी। काम किया। ठीक है। उसमें जो सोशलिस्ट लिटरेचर है जी, जी, बिल्कुल। उसके ऊपर डिस्कशन हुई, सेमिनार हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेंबर लाहौर में अपना ऑडिटोरियम के अंदर पूरे पंजाब से जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनको इकट्ठा किया गया। वहाँ कोई 3 दिन का एक बड़ा रिगरस ट्रेनिंग सेशन हुए। हुँ, हुँ। यानी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट लीडर्स को बुला के उन्होंने, मकसद ये था कि स्टूडेंट की फिक्री तामीर की जाए जी, ठीक है। और उस फिक्री तामीर के रिजल्ट में उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये जो स्टूडेंट रोल प्ले कर सकते हैं उस रोल को ऐड किया जाए। हुँ, हुँ। वो काम हुआ। लेकिन ठीक है। कुछ देर के बाद ही स्टूडेंट यूनियन जो थी वो अपने ट्रैक से हट गई। इसमें सिर्फ पीएसएफ नहीं, सारी तंजीमें। जी, जी, बिल्कुल। और उसका पहले इसकी जरा पॉजिटिव बातें करें कि स्टूडेंट यूनियन जो है उसने बहुत सारे पॉजिटिव रोल प्ले किए। एक तो उन्होंने ट्रेनिंग, स्टूडेंट यूनियन एक ट्रेनिंग सेशन हुआ करता था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन था जहां से लीडर्स, फ्यूचर के लीडर प्रोड्यूस होकर निकलते हैं जो कि सिस्टम को हुँ, हुँ। समझते हैं, जिनको पता होता है कि फंडिंग कैसे होती है, बजटिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, कमेटियां कैसे बनाई जाती हैं, सब कमेटियां कैसे काम करती हैं, वोटिंग राइट क्या होता है, और तो डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है कलेक्टिव। ये सारा स्टूडेंट यूनियन में सीखा गया, सिखाया जाता था। हुँ, हुँ। ये तो पॉजिटिव चीजें थी। और स्टूडेंट यूनियन ने जो बड़े बड़े लीडर पैदा किए उसमें आप अगर देखें बड़े बड़े जो बड़े नाम हुए वो सारे या पीपल्स पार्टी ने प्रोड्यूस किए हैं या जमीयत ने प्रोड्यूस किए हैं, जी, जो जो बिल्कुल। नेशनल नेशनल पॉलिटिक्स में जिन्होंने नाम पैदा किया। लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एमक्यूएम ने भी बड़े उसमें बड़े बड़े नाम पैदा किए, जिन लोग जो आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिनका अच्छा नाम है। जैसे हुँ, हुँ। अगर आप ले लें सिराज अल हक से शुरू करें, अगर मुस्लिम लीग जैसे जो जमीयत के जो नाम थे, जी, अमीरुल मुनीर अज़ीम बच्चा, हैं। शेख रशीद, सैन हक्कानी, जवेद हाशमी, शैला रजा हैं, जी, लियाकत बिल्कुल। बलोच हैं, फैसल सब्ज़वारी, जहांगीर बदर हैं। जी, बिल्कुल। ये वो नाम थे जो स्टूडेंट्स यूनियन ने दिए जी। और इन्होंने फिर नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल भी प्ले किया। और ये सारे वो मॉडरेट लोग थे। ये वो ना बंदूकों और कत्लों और जेलों पे यकीन रखने वाले लोग नहीं थे ये लोग। हुँ, हुँ। ये अच्छी तकरीर, अच्छी तहरीर और स्टूडेंट्स को बड़ा और सब पॉजिटिवली मिडल लीड क्लास करने से वाले आए लोग थे थे। और सब मिडल क्लास से आए थे, बिल्कुल। सब गरीब। मिडिल क्लास से आए और सबने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया एज़ अ स्टूडेंट लीडर और सबने फिर कंट्रीब्यूट किया नेशनल पॉलिटिक्स में भी। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये तो था स्टूडेंट यूनियन का पॉजिटिव रोल। हुँ, उस हुँ। ज़माने में तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, मुशायरे हुआ करते थे, स्पोर्ट्स के फेस्टिवल हुआ करते थे और स्टूडेंट के दरमियान बड़ा मुस्बत मुकाबले हुआ करते थे। स्टूडेंट यूनियन को अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव काम करना ज़रूरी हुआ करते थे, जो कि होते थे और उसकी वजह से और लोग डेवलप होते थे। स्टूडेंट यूनियन के अपने लोग भी और हुँ, हुँ। आम तालिब इल्मों को मौका मिलता था मुख्तलिफ कमिटीज़ का पार्ट बन के। फिर क्या हुआ, फिर एक दौर आया जिसमें फिर लड़ाई झगड़े शुरू हुए। ठीक है। और ये वो दौर आया जब स्टूडेंट यूनियन जो है वो बदला लेना शुरू किया। उन्होंने उन्होंने कत्ल-ओ-गारत शुरू की, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की, हुँ, स्टूडेंट हुँ। यूनियन क्राइम के अड्डे बने हुँ, हुँ। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आम कॉमन पर्सन का रहना मुश्किल होता गया। जो गैंगस्टर थे, जो गैंग्स का पार्ट बनते थे, वो सेफ रहते थे, जो आम पर्सन था उसके लिए मुश्किल होता गया। तालीम का बड़ा हर्ज हुआ उससे। क्लासों ठीक के है। बायकॉट होना शुरू हो गए, टीचर भी खौफज़दा हो गए, तालिब इल्म भी खौफज़दा होकर तालीमी इदारों में रहना शुरू हुए। ये एक और हैबतनाक दौर रहा हुँ, और हुँ। ये बड़ी बैड हिस्ट्री है पाकिस्तान की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो जिसकी ये वजह उस से कब किस ज़माने में हुआ ये जब स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़िशियल थी या ये स्टूडेंट यूनियन बैन हो गई थी? यूनियन यूनियन जब ऑफिशियली थी तो उस वक़्त से ही हो गया। मैंने खुद अपनी आँखों के सामने फायरिंग शायरिंग होती देखी है, ठीक है। राइट? तो उसके बाद फिर जब बैन हुई स्टूडेंट यूनियन, हुँ, तो हुँ। फिर स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो बनी थी, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। वो इलेक्टेड बॉडी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो बदमाश बॉडी हुआ करती थी स्कूल जी, की, वो बिल्कुल वो बदमाश पार्टी कॉलेज होती की, थी। जिन्होंने अपने कॉलेज के आगे से गुजरने वाली बसों से भत्ता लेने, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के करीब जो दुकानें थे वहां से वो हुँ, जगह हुँ। टैक्स लेने और उसके बदले में 4-5 बदमाश जो पलते थे, जिसने सब सारे इदारों को, इस सारे हालात की वजह से यूनियन पे बैन हुआ।
ठीक है। बैन होने के बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी गुजर गई, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी आई, अब पीटीआई की गवर्नमेंट भी आ गई है। सारे हम्म। जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, लेकिन तालिब इल्मों की तंजीमों के ऊपर से पाबंदी हटाने की जरूरत कोई नहीं करता। वजह यह है कि जो आखिरी दिनों में स्टूडेंट यूनियन ने बहुत बैड इमेज छोड़ा है, उसकी वजह से अब कोई जरूरत नहीं करता दोबारा। अच्छा, लोग मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, एक लेमैन लैंग्वेज, मतलब एक लेमैन आदमी के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि आप तो बिल्कुल क्लोज रहे हैं, कि लोग कहते हैं कि जितने बुरे हालात जो स्टूडेंट्स के तालीमी लिहाज से भी, और उसके अलावा जो जो आपने जो अभी गिनवाई है चीजें, बत्ताखोरी और असला मार कुटाई कत्ल और गारतगरी, वो जब स्टूडेंट यूनियन ऑफिशियली बैन हो गई थी और जो तुलबा विंग बन गए थे जो पार्टियों के, उनके दौर में ज्यादा हुई हैं, ना कि जिस वक्त वो प्रॉपर एक ऑफिशियल यूनियंस होती थी। तो आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हम्म। ये ओवरनाइट नहीं हुआ। जी बिल्कुल। ये बेसिकली हुआ उस वक़्त से स्टार्ट हुआ है कि हम्म। जब जमीयत का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बाद हम्म। पीएसएफ ने अपना शेयर लेना शुरू किया। जी बिल्कुल। तो जमीयत को अपनी टेरिटरी एट एट रिस्क लगी। हम्म। वहाँ से इख्तिलाफात शुरू हो गए थे, हम्म। जो कि एंड अप हुए यहाँ पे आके, जहाँ पे कत्ल होना शुरू हो गए, और जहाँ पे, और जब बैन हो गई तो फिर वही लोग जो है वो उन्होंने अपने रंग, अपनी शक्लें मुख्तलिफ इख्तियार कर ली। लेकिन जहाँ जो आखिरी अ, शक्ल हम देखते हैं तालिब इल्म की एसोसिएशंस के, ये हम्म। एक्चुअली इसका स्टार्ट कहीं बहुत पीछे से हो गया हुआ था। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चूंकि उस जमाने में पूरा 80s में पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता स्टूडेंट और टीचर के तौर पे रहे हैं, तो जिस वक्त 77 में मार्शल लॉ लगा, तो वो एक इस वक्त टोटल क्रैक डाउन पॉलिटिकल पार्टीज पे जो अपोजिशन की थी उन पे किया उन्होंने, और एक बैन लगा दिया। ना सिर्फ एक ऑफिशियली कानूनी तौर पे बैन लगाया, लेकिन उन्होंने मॉनिटर किया कि कोई बंदा कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं। तो उस मार्शल लॉ दौर में स्पेशली जमीयत का नाम आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, और उसमें भी जो, और जो इसमें जैसे कराची में एमक्यूएम की जो एपीएमएसओ थी, उसका सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको मार्शल लॉ के दौर में कैसे खुली छुट्टी, असला और पूरा का पूरा यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को हाईजैक करने की क्या मिल गई उनको? कैसे पॉसिबल था? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या इतनी हमारी खराब हो गई थी और कबायली मुआशरा बन गया था कि लाहौर जैसे शहर में वो खुलम खुला उनके पास असला था और वो उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी को रखी? इकबाल मतलब क्या इसमें हुक्मरानों की तरफ से नजरअंदाज करना या आंखें बंद करना तो नहीं था, डिलिबरेटली तो नहीं था? जी, किसी हद तक था, क्योंकि आप ये समझते हैं कि जब भी मार्शल लॉ या डिक्टेटर कोई आएगा, तो हम्म। डिक्टेटर को वो पॉलिटिकल पार्टी तो बंद कर दी उन्होंने, जी। लेकिन अब मुल्क तो चलाना है। तो मुल्क पूरे के अंदर आपने रूल करने के लिए आपको अपने हिमायती याफ्ता ग्रुप चाहिए होते हैं। हम्म। वो कभी बरादरियों की शक्ल में, कभी मज़हबी फ़िरकों की शक्ल में, कभी कोई अलहदगी की तंज़ीमों को, तो इसमें क्योंकि अपनी, और वो आपको याद है जब ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, तो उसमें जो जिन लोगों को सबसे पहले अपने पैरों तले लिया, उसमें जवाहर इस्लामी शामिल थी। जी बिल्कुल। तो जिन्होंने कभी वज़ारतें नहीं ली थी, लेकिन उस हुकूमत में ली उन्होंने वज़ारतें, मजलिस शुरा में भी लोग उनके गए। हम्म। तो इसी तरह एमक्यूएम का ये भी हाल हुआ। एमक्यूएम बनाई गई बकायदा वहाँ पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को कुचलने के लिए। तो एमक्यूएम के बनने की वजह से उनको भी सपोर्ट चाहिए थी। तो एमक्यूएम को भी एनकरेज किया गया और इनको भी एनकरेज किया गया। तो इनको, इनके बहुत सारे ऐसे काम जो कि सपोर्ट नहीं किया जाने चाहिए थे, उनको सपोर्ट किया गया। तो भट्टी साहब, इसका मतलब तो फिर आप ये जो ब्लेम हम लगाते हैं स्टूडेंट यूनियंस पे कि जी वो स्टूडेंट यूनियन की वजह से हो गए, ना तो वो इलेक्टेड बॉडीज थी, ठीक है, और ना ही वो स्टूडेंट, ना ही वो एक अपनी तरफ से कोई स्टूडेंट ने कुछ किया था। तो पैट्रोनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से या नजरअंदाज करना या आंखें बंद करना या उनको खुली छुट्टी देना, तो वो तो फिर हम स्टूडेंट यूनियन पे तो ब्लेम नहीं कर सकते उस बात को। नहीं, हमें करना पड़ेगा इन अ वे वो कि स्टूडेंट तो थे, लेकिन वो स्टूडेंट यूनियन नहीं थे। स्टूडेंट यूनियंस का जब दौर था, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टूडेंट यूनियन के दौर से ही काम ये स्टार्ट हो गए हुए थे। ठीक है। देखिए, ओके। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट रहा हूँ, ठीक है। और हमारा भी वहाँ पे यूनियन का सदर होने की हैसियत से हम भी एक नेशनल पार्टी के साथ अटैच थे। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन होती हैं, ये भी नेशनल पार्टीज का पार्ट बनती हैं, जी कि उनको, बिल्कुल। उनकी हिमायत याफ्ता होती हैं या उनको जी हमायत बिल्कुल। करती हैं। तो हम भी वो करते थे। मेरा हम्म। वो बड़ा अच्छा दोस्त था जो वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट था, बाद में वो वहाँ का
सूबे का हेड बना। तो लेकिन वहाँ ये नहीं था कि मुझे ये नहीं इजाज़त थी कि आप बीइंग प्रेज़िडेंट कोई ये क्लास छोड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। मुझे ये नहीं इजाज़त थी कि मैं किसी कैंटीन से कप चाय का फ्री पी सकता हूँ। जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तालीमी इदारों के अंदर तो अच्छा, ये तो भट्टी साहब बात वही आ गई कि जो मैं कह रहा था कि ये तो हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ऊपर से जिनको लॉ को अबाइड कराना की जिनके पास रिस्पांसिबिलिटी थी। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम करता था पाकिस्तान में, वहाँ पे हमारी ट्रेड यूनियन थी, ठीक है? वो 5-6 ही लोग थे, उस वक़्त बहुत छोटा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो अब तो खैर बहुत बड़ा बन गया जब पाकिस्तान से इनकॉर्पोरेट हुआ। तो 4-5 लोग थे, वो सुबह आते थे और शाम तक वो काम करते थे, वो छुट्टी करते थे, वो अपने ऑफिस बना के और टांग रख के, टांग पे टांग रख के ऑफिस में नहीं बैठते थे उस पे यस। टेबल पे। तो ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनकी जो इंतजामिया है यूनिवर्सिटी की आप कह लें, या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसको मैनेज करने के, ये तो उनकी वीकनेस हुई। आप उनको खुली वो छुट्टी दे रहे हैं। नहीं उनकी वीकनेस तो है, लेकिन अब आप हज़ारों स्टूडेंट्स का एक एक मजमा आप मैं मुझे खुद याद है वाइस चांसलर साहब के दफ्तर में जाना, जाकर उनकी टेबल को उठा देना, उनको धमकाना और इसी तरह प्रोफ़ेसरों को डराना, धमकाना। मैं खुद जब प्रोफ़ेसर रहा तो हमें भी वो सारी चीज़ें फ़ेस करना जी, पड़ी। तो आप डर जाते हैं। आपको अपनी ज़ात अपनी अज़ीज़ है, अपनी जान अज़ीज़ है, अपने बच्चे अज़ीज़ हैं और ज़ाहिर बात है। आप डर-डर के फैसले करते हैं। जी, बिल्कुल। जी, तो वो इसी तरह वाइस तो जब चांसलर जो हुआ पेपर करते मुश्किल थे आता या था, पेपर का बायकॉट कर देते थे, और जब क्या? बायकॉट होता था पूछते थे कि अगर जमीयत ने बायकॉट किया तो फिर तो रीपेपर हो जाएगा वरना फेल हो जाएंगे लोग। बायकॉट में हिस्सा नहीं लेते थे जब तक जमीयत स्पॉन्सर्ड नहीं होता था। वो कहते थे यार ये तो एमएसएफ ने किया है, तो कहते थे यार इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये पीएसएफ ने किया तो आपको फेल हो जाएंगे, आप पेपर दे दो। अच्छा एमएसएफ ने जो इसमें काम किया ना वो ज़रा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। ये हम्म। वो ज़माना आ गया जब पूरे के पूरे सेंटर बिकते थे। जी, ये बिल्कुल। सेंटर बिकने का जो कांसेप्ट था उसने एजुकेशन का बहुत डाउनफॉल किया हम्म। कि जब एक सुपरिटेंडेंट और जो वहाँ पे लगते हैं एग्जामिनर्स वो सारे के सारे की जगह पे एक बदमाश पार्टी है जो आके सारा कंट्रोल संभाल लेती है जी, सेंटर का बिल्कुल। जी, और बिल्कुल। पैसे लेके एग्जाम कराती है और सारा कुछ कराती है। ये एक देखा हमने जो कि बाद में कंट्रोल हुआ, बाद की गवर्नमेंट ने आकर उसको ऊपर एक्शन किया हम्म। और वो खत्म हुआ वो जो ग्रुप आए दरमियान में इन्होंने आकर ये कुछ भी किया हम्म। और ये भी कुछ साल रहा और बहुत एक्सटेंसिव रहा कि जी, बहुत पूरे के पूरे एक्सेसिव है। सेंटर पे जाना। हाँ जी, जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से एक और सवाल बड़ा अहम पूछना है।